नमस्कार। हीलिंग हैंड्स के हेल्थ और होप इनिशिएटिव में आपका फिर स्वागत है। हम लोग अपने पुराने अंक में छोड़ी हुई चर्चा को ही आगे बढ़ाएंगे कि बच्चों में वो कौन बच्चे होते हैं जिन्हें इस किस्म की समस्याएं जटिलताग्रस्त कर देती हैं। ऐसे बच्चे जो कम वज़न के पैदा होते हैं या समय से पहले पैदा हो जाते हैं, या जिन बच्चों को माँ का दूध नहीं मिल पाता, या जिन्हें प्रारंभिक 6 महीने में माँ के दूध के अतिरिक्त ऊपर की भी चीज़ें शुरू कर दी जाती हैं, या वे बच्चे जो कुपोषण का शिकार होते हैं, जिनके शरीर में या तो विटामिन डी की कमी होती है या जिंक की कमी होती है, वे बच्चे जो रक्त अल्पता से प्रभावित हैं, या जिनके शरीर में जन्मजात कुछ विकृतियां हैं, जैसे किसी का होंठ कटा होता है, किसी का तालू कटा होता है, किसी को निगलने में कोई समस्या हो, किसी का दिल में सुराख मौजूद हो, तो ये वो बच्चे होते हैं जिसमें ज़्यादा जटिलताएं निर्मित होती हैं। ऐसे बच्चे जो अपनी समस्याओं के कारण खुल के खांस नहीं पाते, यानी न्यूरोलॉजिकल व्याधियों के मरीज, क्योंकि उसमें खांसी व्यक्ति नहीं ठीक से कर पाता। दूसरी तरफ, जैसा मैंने पिछले अंक में कहा था, यदि जिस रोगाणु का हमला हुआ है उसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा है, यानी जो वायरल डेंसिटी है हमारे शरीर में वो गंभीर है, यानी जो ऐसे लोग जो भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ज़्यादा जाते हैं, जो कोरोना होने पे भी मुंह पे मास्क नहीं लगाते, या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते, या सैनिटाइज़र से अपने हाथ बार बार साफ नहीं करते, ये तमाम स्थितियां हैं जिनके अंदर इनका जो सांद्रता है, इनका कंसंट्रेशन है, इनकी डेंसिटी है, वो हमारे शरीर में कहीं ज़्यादा हो जाती है और इसलिए परिणाम भी विकृत होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सामान्य बच्चे इसकी चपेट में नहीं जा सकते। सामान्य बच्चे भी यदि उन्होंने अपना पूरा टीकाकरण नहीं करवाया हुआ, बीसीजी का, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी का, न्यूमोकोकस का, काली खांसी का, खसरे का, ये वो टीके हैं जो हमें सांस संबंधी बीमारियों से बचाते हैं। तो ध्यान रखें, आपका टीकाकरण संपूर्ण होना चाहिए। फिर 6 साल से छोटे बच्चों को साल में 2 बार विटामिन ए कंसंट्रेट की खुराक देना ज़रूरी है, खास तौर पे उनको जो कुपोषणग्रस्त भी हैं। यदि आप विटामिन ए से संबंधित खुराक नहीं लेते हैं तो भी, और आपके शरीर में विटामिन ए की कमी है तो भी इस किस्म की समस्याएं आप पे चढ़ बैठेंगी। इसके अतिरिक्त वातावरण का प्रभाव, मान लीजिए आपके घर में कोई जना ऐसा है जो धूम्रपान करता है। धूम्रपान जिस कमरे में किया जाता है वहाँ पे उसके कण कई दिनों तक मौजूद रहते हैं। एक बंद कमरे में किया गया धूम्रपान एक शहर की केंद्रीय सड़क पे होने वाले प्रदूषण से कई गुना ज़्यादा होता है। इसलिए ध्यान रखें कि जहाँ माँ और बच्चा मौजूद हो उनके सामीप्य धूम्रपान न करें। यदि कमरे में वेंटिलेशन नहीं है पूरा, यानी हवा का आवागमन ठीक नहीं है, इसके अतिरिक्त यदि बहुत सी धूल, बहुत सी गंदगी जमा है, या क्राउडिंग है, क्राउडिंग का अर्थ है जहाँ एक कमरे में 8-8, 10-10 लोग रहते हैं, 3, 4, 5, 6 हो सकता है इससे भी ज़्यादा लोग रहते हों, जिस घर में बड़े बच्चे मौजूद हों और स्कूल जाते हों,
वहाँ भी छोटे बच्चे को संक्रमण ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बड़ा बच्चा स्कूल जाता है, वहाँ से वो संक्रमण लेके आता है और ये आयातित संक्रमण छोटे बच्चे को संक्रमित कर देता है। तो ऐसी घर के अंदर अगर चूल्हा हो, गरीब परिवारों में, झोपड़ी में ना वेंटिलेशन है, चौका भी वहीं है, इस कारण बहुत सा धुआं कमरे में भर जाता है, वो भी एक वजह हो सकती है जिसके कारण श्वास संबंधी बीमारियां कहीं ज़्यादा हो जाएंगी। अब सवाल है कि यदि ये बीमारी हमारे बच्चे को हो गई है तो हम क्या करें। इस सिलसिले में पहले पहचानें कि यदि बच्चे की सांस तेज चल रही है तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ये कहता है कि हमें इसे निमोनिया मानना चाहिए। 2 माह से छोटे बच्चे की सांस यदि 1 मिनट में 60 से ज़्यादा है, 2 महीने से 1 साल के बच्चे की सांस अगर 50 से ज़्यादा है, 1 साल से 5 साल के बच्चे तक की सांस यदि 40 बार से ज़्यादा है 1 मिनट में, और 5 साल से बड़े बच्चे की सांस यदि 1 मिनट में 30 से ज़्यादा है 30, तो हम इसको तेज सांस कहते हैं। अगर तेज सांस के साथ साथ छाती में गड्ढे भी पड़ने लगें, नाक के नथुने भी फूलने सिकुड़ने लगें, तो ये तीव्र सांस रोग, और यदि इसके साथ शरीर नीला पड़ जाए, बेहोशी आ जाए, फिट्स पड़ने लगें, बच्चा खाने पीने में असमर्थ हो जाए, तो समझिए अति तीव्र निमोनिया। और यदि इनमें से कुछ नहीं है, सिर्फ मात्र जुखाम है या खांसी है, अभी सांस भी तेज नहीं हुई है, तो हम इसे साधारण सांस संबंधी संक्रमण कहेंगे, जो अभी निमोनिया नहीं बना है। तो हमें इसकी स्पष्ट पहचान करनी होगी, क्योंकि यदि तीव्र निमोनिया है, अति तीव्र निमोनिया है, तो हमें इसे तत्परता से अस्पताल में भर्ती करना होगा, ऑक्सीजन भी देना होगा, नस भी फ्लूइड्स देने होंगे, एंटीबायोटिक्स भी देने होंगे। लेकिन यदि सांस भी तेज है तो हमें अस्पताल तो नहीं जाना है, लेकिन घर में रहते हुए भी चिकित्सक की देखरेख में एंटीबायोटिक दवाइयाँ प्रारंभ कर देनी है। इसके साथ में आज बस इतना ही। अगले अंक में इसी चर्चा को जारी रखेंगे। तब तक के लिए विदा।